दोस्तों, आज देखते हैं विकेंद्रित नियोजन। विकेंद्रित नियोजन बीपीएससी मेंस में जनरल स्टडीज और ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसे। विकेंद्रित नियोजन आर्थिक नियोजन का एक तत्व है और आप जानते हैं कि आर्थिक नियोजन सोवियत संघ का कॉन्सेप्ट था और वहाँ से भारत में भी लाया गया था। आर्थिक नियोजन के लिए भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग केंद्रीय स्तर पर योजना का निर्माण करता था और इसमें राज्यों की सहभागिता को देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था और तब आर्थिक नियोजन को चलाया जा रहा था, परंतु यह सफल नहीं हो पाया और राज्यों को हमेशा शिकायत रही है कि उसकी सहभागिता उसमें नहीं है और राज्यों के सुझाव को या राज्यों के आवश्यकताओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए विकेंद्रित नियोजन के कॉन्सेप्ट को लाया गया और जब से 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू किया गया है तो उस समय से पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद तीनों के द्वारा और पंचायत क्षेत्रों में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के द्वारा योजना का निर्माण किया जा रहा है। नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में जब सरकार निर्णय लेती है तो उसके सामने दो चुनौतियां रहती है। पहला तो नियोजन के उद्देश्यों को निर्धारित समय में कैसे पूरा किया जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन को विकास का उपयुक्त साधन बने, इसके लिए नियोजन की प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण कैसे करें। सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय विकास परिषद को स्थापित करके किया और बहुस्तरीय नियोजन को प्रोत्साहित करके किया, परंतु इसका परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहा और यह सिद्ध हो गया कि यह चुनौतियां जो है एक दूसरे का पूरक है। पहली चुनौती विकेंद्रीकरण का और दूसरी चुनौती विकास का। तो विकेंद्रीकरण का समाधान ढूंढे बगैर विकास का समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके द्वारा राजनीतिक संरचना के तृणमूल स्तर पर संवैधानिक ये आर्थिक नियोजन एक संवैधानिक प्रक्रिया बन गई। यद्यपि केंद्र और राज्य स्तर पर अभी भी अतिरिक्त संवैधानिक प्रक्रिया है क्योंकि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं है और राज्य स्तर पर जो नियोजन बोर्ड है, राज्य नियोजन बोर्ड, वह भी संवैधानिक संरचना नहीं है। तो इस प्रकार ऊपर दोनों स्तर पर संवैधानिक नहीं है लेकिन निचले स्तर पर उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और विकेंद्रित नियोजन में केरल के स्थानीय निकाय जो है योजना बनाने के संबंध में अपना उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है और केरल में आप जानते हैं कि 99% के लगभग साक्षरता है, उसे हम 100% मानते हैं और इसके कारण वहाँ पर उदाहरण उत्कृष्ट रहता है। परंतु स्थानीय निकायों को अपनी विकास योजनाएं बनाने से पहले अनेक बाधाओं को पार करना है। आपको जब आप आंसर लिखें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को ज़रूर पालन करें। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको फैक्ट्स डालना है और निष्कर्ष में आप पॉजिटिव फैक्ट को डाल करके क्वेश्चन आंसर को समाप्त करें। तो इस तरह से आप कहाँ बाधा है उसको दूर कैसे करें, इस टाइप की चीज़ आप ज़रूर उसमें डालिए जिससे मार्किंग आपका अच्छा होगा। तो इसके बाधा को हम देखते हैं कि बाधा क्या क्या है। तो पहला है कि पंचायती राज संस्थाओं को अभी भी वित्तीय स्वायत्तता नहीं है, वित्तीय दर्जा अब तक उसे प्राप्त नहीं हो पाया है। और दूसरा है कि पंचायती राज संस्था द्वारा किन करों को लगाया जाएगा गाँव में, तो ये अभी तक अब स्पष्ट नहीं है। तो राज्य और केंद्र द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसी के द्वारा पंचायती राज के द्वारा योजना को लागू किया जाता है। अपना उसे
टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यों की विधानसभाएं, तीसरा पॉइंट है, राज्यों की विधानसभाएं पंचायती राज संस्थाओं को यथासमय और जरूरी अधिकार सौंपने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। राज्य की विधानसभा, आप देख रहे होंगे एमएलएज जो भी है वो पंचायती राज संस्था के जिला परिषद या पंचायत समिति या मुखिया, ये तीनों को भाव नहीं देता है। वो एमएलए अपने आप को समझता है मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन नीचे तीनों स्तर पर वो तुच्छ समझता है, जिसके कारण जो जिला परिषद की योजना रहती है या ग्राम पंचायत की योजना रहती है उसे विधानसभा द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है और राज्य की विधानसभाएं उसे अधिकार सौंपने में बाधा उत्पन्न करता है। यदि केंद्र द्वारा सीधे ग्राम पंचायत को राशि आवंटन किया जाता है तो राज्य की कार्यपालिका चाहती है कि जो वित्तीय अनुदान आए केंद्र से वो राज्य के द्वारा पास हो, तो ये एक लेवल बढ़ जाता है और जिससे एक व्यवधान ही उत्पन्न होता है। चौथा जो पॉइंट है वो कि सूचना के अधिकार के संबंध में और पंचायती राज संस्थानों के कार्यों के संबंध में वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं रहती है, स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी होती है। पांचवा जो पॉइंट है वो है कुछ राज्यों पंचायती राज संस्थानों के चुनाव को पैसा और बल प्रभावित करते हैं। किसी किसी राज्य में, या आप कह सकते हैं कि कुछ राज्यों को छोड़ करके अधिकांश राज्यों में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव को बाहुबल और धनबल दोनों विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जितनी हिंसा नहीं होती है उससे ज़्यादा हिंसा पंचायत के चुनाव में होती है। जनवरी 2015 में ये तो बाधा हो गई। जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया योजना आयोग के स्थान पर, और इसमें तर्क ये दिया गया था कि योजना आयोग में राज्यों की सहभागिता नहीं है। जिस राज्य में केंद्र में सत्ता प्राप्ति से भिन्न पार्टी की सरकार रहती है, जैसे केंद्र में जो सत्ता प्राप्त है पार्टी, जैसे अभी बीजेपी है, और जिस राज्य में उसके विपक्ष में बैठा पार्टी रहता है सत्ता में, जिसे आप मान लीजिए राजस्थान, क्योंकि बिहार और यूपी में तो उसी पार्टी की सरकार है अलायंस में, जैसे राजस्थान है इसमें कांग्रेस की सरकार है। तो इस टाइप के राज्य को ये शिकायत रहता है कि योजनागत व्यय में कम राशि दिया जाता है, तो इसलिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग की स्थापना के बाद देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की रूपरेखा एक तरह से पुनः आरेखित प्रतीत होती है। इसके अंतर्गत कुछ पहलू शामिल किया गया है। पहला पहलू है कि विकास का नियोजन एक समेकित तरीके से होगा, इंटीग्रेटेड टाइप से होगा, जिसमें राष्ट्र, राज्य और स्थानीय निकायों तीनों स्तरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा पहलू है कि विकास के नए मॉडल में टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगा, यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का उपयोग किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि जहाँ तक नियोजित विकास के लिए धन आवंटन का प्रश्न है तो इसके निर्णय प्रक्रिया का कार्य नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मुक्त परिचर्चा द्वारा किया जाएगा। राशि का आवंटन जो होगा वो गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि मुक्त परिचर्चा किया जाएगा और राज्यों को भी इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। चौथा जो पॉइंट है, विकास की अवधारणा में टीम भारत का बोध होगा, टीम इंडिया का बोध होगा, जो कि एक राष्ट्रीय एजेंडा के तहत कार्य करेगा। पांचवा पॉइंट है कि सरकार द्वारा सहकारी संघवाद के आधार पर कार्य करने पर बल दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लाया जाएगा, जो विकेंद्रीकृत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के विकास को बढ़ावा देने संबंधी उनकी धन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो राज्य के द्वारा शिकायत किया जा रहा था कि
हमको राशि कम प्राप्त होता है, तो इसके लिए 2015-16 से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि योजना आयोग समाप्त हो गया है, तो अब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है। अब वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है राज्य को धन आवंटन के लिए, तो इससे पहले जो था 2015 से पहले वित्त आयोग को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था और इसे योजना आयोग के द्वारा अंडरमाइन किया जाता था। लेकिन अब वित्त आयोग को महत्व प्राप्त हो गया है और वित्त आयोग के 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी उसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके तहत पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को मान लिया है। इसके तहत राज्यों को अब 32% के स्थान पर 42% राशि में हिस्सा प्राप्त होगा। 42% राशि राज्यों को दिया जाएगा। राज्यों को अब केंद्र से अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए उदारीकृत तरीके से धन, ऋण और अनुदान दोनों रूप में प्राप्त होगा। और तीसरा पॉइंट है कि जीएसटी को जल्दी लागू किया गया है। इसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि राज्यों के राजस्व आय को स्वतः बढ़ाना। राज्यों की राजस्व आय जो होगा वो स्वतः बढ़ जाएगी। अभी कम प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी कुछ अनुदान दिया जा रहा है केंद्र के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे ये दीर्घकालीन रूप से जीएसटी से अपने आप राज्यों में राजस्व का प्रवाह बढ़ेगा। चौथा जो पॉइंट है, अब राज्य बिना केंद्र से अनुमति लिए बाजार से ऋण ले सकते हैं। तो इस तरह से आप विकेंद्रित नियोजन को लिखें और लास्ट में इसे निष्कर्ष के द्वारा अच्छा निष्कर्ष बना लें पहले से और उसके बाद उसे समाप्त करें। इससे आपका उत्तर जो होगा वो मार्किंग होगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।